हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज अपना फोर्थ क्लास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके बाद एक और क्लास आएगा, उसके बाद अपन फिर बाइनोमियल थ्योरम पे मूव करेंगे। तो अबाउट आज के क्लास के बाद लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर अपन 90% कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्रैश कोर्स में। फिर नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो चलिए, जो लोग कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी आपको बहुत हेल्प होगा। हाँ, लेकिन साथ में मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि लेक्चर के साथ साथ आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है प्रॉपर WBCE के लिए तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में इनरोल हो सकते हो। वहां प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जाके ज्वाइन हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना अगर आप चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हो, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो चैनल का, तो उसके लिए टेलीग्राम पे अगर आप रहोगे तो फिर मैं सारे वीडियोस का लिंक वहां पे शेयर कर देता हूं। ओके, तो जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ 199 प्राइस है हमारे ग्रुप का, जिसमें हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ओके, चलिए तो आज के क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो अभी तक अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके उसका कॉन्जुगेट पढ़ लिया है, उसका प्रॉपर्टी सीख लिया कॉन्जुगेट का। उसके बाद कॉन्जुगेट के बाद फिर अपन ने उसका मॉडुलस सीखा और अब उसका आर्गुमेंट सीखते हैं। ओके, अच्छा, आर्गुमेंट को कई सारी किताब में एम्पलीट्यूड भी लिखा होता है, तो आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सर। अच्छा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं आपको x प्लस आयोटा वाई। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि x प्लस आयोटा वाई जो लिखते हैं ना, इसमें आपको एक मिनट। ओके, x प्लस आयोटा वाई जो लिखते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो x जो होता है वो रियल एक्सिस होता है और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, अच्छा, तो किसी ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट्स में दिखाया, तो कोऑर्डिनेट्स में दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सर मेरा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आ सकता है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है, जिसमें x जो होगा वो रियल वाला होगा, वही रियल पार्ट होगा, मैंने रियल कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। और y जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, लेकिन आप इसको इमेजिनरी कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इमेजिनरी कोऑर्डिनेट, आपको पता है? क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर्स ही हैं। चाहे आप x की बात करो या फिर y की बात करो, ये दोनों के दोनों हैं रियल नंबर्स। ओके, अच्छा, मतलब सर एक बच्चे ने बोला कि सर अगर y की बात करूं तो y वो इमेजिनरी पार्ट वाला है। हाँ, लेकिन जब y ले रहे हैं तो इसमें आयोटा थोड़ी ले रहे हैं, तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ये दोनों रियल कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है मेरे को, इतना मैंने अपन पढ़ रखे हैं। इट रिप्रेजेंट्स एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस। अब एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट सिंपल ये बात बोलता है कि अगर आप किसी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, जैसे x, y की बात कर रहे हो, और आज के दिन आपका x, y क्या है? z, माने कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर आप z को कहीं यहाँ पे, लेट से यहाँ पे अगर आप पॉइंट आउट करते हो, ये मेरा z है सर, और z बोले तो x, y। ओके, x, y, तो ये कहीं ना कहीं रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस क्या होता है जल्दी से बताओ, सोच के। अभी मैंने आपको बोला हुआ है, ये x एक्सिस रियल एक्सिस होता है और जो y एक्सिस है वो मेरा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके, तो रियल एक्सिस माने x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोला जाता है उसका एम्पलीट्यूड या फिर उसका आर्गुमेंट। ओके, वही बात लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एम्पलीट्यूड ऑफ z बोल सकते हो, या फिर ARG और ब्रैकेट में z ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब कहानी समझना, इंपॉर्टेंट जो काम की बात है वो सीखना। ओके, अगर अपन बात करें इसकी जेड की, तो मतलब सर कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये एंगल बना रहा होगा, तो इस एंगल को लेट से अपन बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इस जेड का आर्ग्यूमेंट बोलूंगा तो आप बोलोगे मेरे को सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ना आज के दिन थीटा है। थीटा मतलब रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये जेड। ओके, अब इस थीटा को निकालने की बारी है। तो अगर इस थीटा को निकालने की बारी है, तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर एक काम करो, आप ना ये इस x को बोल रहे हो, तो x मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है। अच्छा, ये डिस्टेंस है तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, अगर y की बात करोगे तो सर तो ये वाला कहीं दूरी मेरा y होगा। हाँ, ये दूरी y होगा। ओके, तो अगर यहां से देखें, मतलब सर अपन को हाइट पता है और बेस पता है, तो अगर हाइट और बेस पता है, मैंने परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस को लेके तो सर एक ही बात होता है, क्या? tan थीटा। तो एक बच्चे ने बोला सर जरूर tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स है। अच्छा, चूंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसीलिए मॉड लगा लेना।
क्यों? क्योंकि y भी डिस्टेंस और x भी डिस्टेंस है, इसलिए मॉड लगा लिया। अच्छा, तो अगर सर tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स है, तो कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है। ओके, अच्छा, तो सर कहीं ना कहीं मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो tan इनवर्स y बाई अपॉन में x होगा। हाँ, इतना आसान। हाँ, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहानी में क्या आर्गुमेंट आपको समझ में आया कि आर्गुमेंट होता क्या है? रियल एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, जो सिंपल, इससे सिंपल क्या ही होगा, रियल एक्सिस से ये जेड कितना एंगल बना रहा है। ओके, जेड जिसको आप एक्स कॉमा वाई बोल रहे हो। ओके, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं वही उसके आर्गुमेंट बोली जाएगी। तो अब इस थीटा को निकालने का अपन ने तरीका क्या सिखाया कि अगर थीटा आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला एक्स कॉमा वाई अगर आप बोल रहे हो तो ये दूरी वाई है और ये दूरी एक्स है। आपके हाथों में एक्स है और आपके हाथों में वाई है। फिर से बताओ जल्दी से, एक्स क्या है? रियल पार्ट का कोऑर्डिनेट। वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट का कोऑर्डिनेट, लेकिन वो है रियल। ओके, अच्छा, तो फिर अपन ने tan थीटा पे दिमाग लगाया। tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि वाई और एक्स डिस्टेंस है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। ओके, अच्छा, इतनी कहानी चल रही थी ना, तब तक एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर आपने जेड को यहां पे लिया हुआ है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिया हुआ है, क्या मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं ले सकता? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। क्या जेड थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कैसे? अरे कल को अगर 1 प्लस आयोटा किसी ने दे दिया तो देखो, x मेरा 1 है और y 1 है, मैंने 1,1 है, तो 1,1 तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में मिलेगा ना। हाँ, लेकिन अगर किसी ने -1 माइनस आयोटा दे दिया तो मैंने x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पड़ा है तो थीटा एंगल थोड़ी बनाएगा, कुछ ना कुछ अलग एंगल बनाएगा। तो उस पर दिमाग लगाते हैं। तो अगर अपन यहां पे ध्यान से देखें, ओके, तो मैं आपको 4 केसेस दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ये याद नहीं करना, बिल्कुल याद तो करना ही नहीं है, सब कुछ समझना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर फर्स्ट टाइम अपन दिमाग लगाए, फर्स्ट टाइम, तो अगर कल को थीटा मेरा, थीटा बोल रहा हूं सॉरी, अगर कल को जेड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ओके, अब कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? मतलब एक्स भी पॉजिटिव है और मेरा वाई भी पॉजिटिव है। ओके, सुनते जाना मेरी बातों को ध्यान से। अगर कल को आपने देखा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर जरूर जेड मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, अच्छा, अगर ऐसा है तो सर मेरे को पता है जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये मेरा जेड है, ठीक है, ये मेरा जेड रहा। ओके, तो ये लाइन मेरा, ये मेरा एंगल बना थीटा। ओके, तो अगर आप इस थीटा की बात करोगे तो अभी अभी इस थीटा पे तो अपन बात कर ही क्या रहे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। चलो, ये वाई है और ये मेरा एक्स है, क्योंकि जेड अपने आप में सर एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मॉड आप लगाना नहीं भूलना। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, ये केस अभी अभी पढ़ के आए। ओके, ये केस अभी अभी पढ़ के आए। लेकिन सर एक दूसरा केस अभी जो अपन ने देखे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो कल को अगर कहानी तब इंटरेस्टिंग बनेगी सर जब मेरा मान जाओ जेड सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ गया। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चलेगा सर कि मेरा जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है? आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आपने देखा एक्स कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सोचो एक्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर आपने देखा, ये तो देख के पता चलेगा ना, जेड को देख के पता चलेगा। अगर आपने देखा एक्स नेगेटिव है, ओके, और वाई आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि वाई तो पॉजिटिव ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो वाई पॉजिटिव है, तो आप दुनिया को बोलोगे कि इस बार जेड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ। सुनना दिमाग से, सेकंड क्वाड्रेंट में सर जेड यहां पे पड़ा है। ठीक है, अगर ये जेड है तो ये एक्स कॉमा वाई है। ठीक, अच्छा, अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो आप मेरे को मना नहीं करोगे कि इस बार जो थीटा होगा कहीं ना कहीं ये होगा, ये थीटा होगा आपको। ठीक है, तो ये सर मेरा थीटा है, क्योंकि रियल एक्सिस से देखना है कितना एंगल बना रहा है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अच्छा, अगर सर ये थीटा है तो अगर इस बार आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ी ना तो आप ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाओगे। ठीक है, और आप मेरे को मना नहीं करोगे कि ये डिस्टेंस एक्स है, चूंकि डिस्टेंस की बात करें इसलिए माइनस एक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, और सर ये डिस्टेंस वाई है, लेकिन सर इस बार थीटा तो मेरे ट्रायंगल से बाहर चला गया। ध्यान से देखो, इस बार थीटा तो सर मेरे ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा, आप अल्फा पे दिमाग लगाओ। अगर आपसे मैं अल्फा बोलूं तो आप बोलोगे सर इस बार मेरे हाथों में tan अल्फा आएगा, ये थीटा नहीं आएगा अभी। लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो ये थीटा सर पाई माइनस अल्फा है। सोच के देखो, अरे आप यहां से पाई चलोगे फिर अल्फा पीछे चले गए तो पाई माइनस अल्फा। पाई में से अगर आप ये वाला एंगल, ये वाला टुकड़ा हटा दोगे तो यही एंगल बचेगा ना, थीटा। अच्छा,
तो सर कहीं ना कहीं सबसे पहले अल्फा ही निकाल दूं। हाँ, तो tan अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से। tan अल्फा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। ओके, y बाई एक्स मॉड लगा देता हूं। तो अल्फा की वैल्यू सर कहीं ना कहीं tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स होगा। लेकिन पिछली बार मेरे को जो थीटा मिल रहा था ना, वही थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट भी था, क्योंकि अपन को तो आर्ग्यूमेंट बताना है, थोड़ी ना अल्फा बताना है। और आर्ग्यूमेंट मेरा थीटा है, अल्फा नहीं है। इस बार वो मजे की बात है कि जो ट्रायंगल बना और उसमें जो मेरे को थीटा मिला वही मेरा आर्ग्यूमेंट था, इसलिए मैंने दुनिया को बोला tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग खेल क्या था कि ये जो थीटा वो ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा था, तो ट्रायंगल में जो एंगल आ रहा था अल्फा, मैंने उसको निकाला। ओके, तो अल्फा, अब मेरे को पता है कि सर आर्ग्यूमेंट की अगर आप बात करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करोगे, दैट इज आपको वो तो थीटा है। हाँ, तो अगर इस थीटा को मैं निकालने जाऊं तो मेरे को सर दिख रहा है कहीं ना कहीं पाई एंगल चलूं और उसमें से अल्फा को घटा दूं, तो पाई इज इक्वल टू, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा दिख रहा है मेरे को। मतलब पाई माइनस में अल्फा की वैल्यू बोलो tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। कहानी क्लिक की कि नहीं की? ठीक है, अच्छा, तब जाके बच्चे को क्लिक किया कि सर ऐसे, मतलब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, याद तो बिल्कुल नहीं करना है, दिख तो रहा है ना आपको ये। मैंने बोला याद बिल्कुल नहीं करना, जो याद करेगा जल्दी भूल भी जाएगा। पाई माइनस में थीटा, ये ध्यान रखना है, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। ओके, तो दो कहानी मैंने आपको सिखा दिया कि जब जब आपको एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चलेगी और एक आपको जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात चलेगी। ओके, अब थर्ड और फोर्थ को देखते हैं, आइए। ओके, अगर किसी ने बोला कि सर थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा, मतलब जेड जो है वो मेरा सर थर्ड क्वाड्रेंट में निकल गया। अब बच्चे ने मेरे से पूछा सर थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चलता है? मैंने बोला अगर तुमने जेड का एक्स देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, और वाई देखा, वाई भी नेगेटिव है, तो तुम दुनिया को बोलना कि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब आओ दिमाग लगाते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कहीं ना कहीं मेरा सर थीटा पड़ा है यहां पे, सॉरी थीटा बोल रहा हूं, एक्स कॉमा वाई यहां पे पड़ा है, जेड यहां पे पड़ा है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये एक मिनट, ये रहा मेरा जेड। अच्छा, एक मिनट सर, ये जेड है? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा दिखेगा? हाँ, ऐसा दिखेगा। तो सर रियल एक्सिस से मेरे को एंगल चाहिए, मतलब बच्चे ने बोला सर आपको ये थीटा चाहिए, ये थीटा के पीछे दिमाग लगाओ सर। लेकिन जो ट्रायंगल बनेगा सर, ट्रायंगल तो ये बना जिसमें आप बोलोगे ये वाली दूरी x है और ये वाली दूरी y है, फिर से मेरे को जो मिलेगा वो अल्फा मिलेगा। थीटा मिल ही नहीं रहा, थीटा नहीं मिल रहा, अल्फा मिल रहा है। लेकिन इस बार अल्फा की वैल्यू बोलो, मैंने tan अल्फा बोलो, tan अल्फा तो हर बार y बाई एक्स होगा, मॉड में y बाई एक्स। ओके, अच्छा, तो अगर tan अल्फा मॉड में y बाई एक्स है तो अल्फा की वैल्यू बोलो tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, ये तो फिक्स है। हाँ, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करोगे सर आप, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आप मेरे को बोलोगे थीटा, क्योंकि जेड का आर्ग्यूमेंट तो थीटा है, वो रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर सर इस थीटा के पीछे दिमाग लगाऊं, सुनना मेरे को ध्यान से, इस बार थोड़ा कहानी में ट्विस्ट होगा। इस बार अपन इधर से नहीं चलेंगे, पीछे से चलेंगे। तो अगर पीछे से चले तो उसको माइनस पाई बोलते हैं, प्लस पाई नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पीछे से चले तो यहां तक चलेंगे माइनस पाई, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हो गया माइनस पाई। अच्छा, अब सुनना, अब माइनस पाई चल के आप अल्फा को घटाना नहीं है, आपको फिर वापस आना है, माने आपको वापस अल्फा चलना पड़ेगा। कि थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट कर पाना मतलब मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अल्फा घटा रहे थे, इस बार देखना अपन यहां तक गए, पाई माइनस पाई गए, फिर आपको वापस अल्फा आना पड़ेगा, तब जाके इतना थीटा मिलेगा। तो इस बार बोलेंगे माइनस पाई में अल्फा को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो माइनस पाई प्लस में अल्फा की बात करोगे तो tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स, कहानी क्लिक करेगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा ध्यान रखना माइनस पाई, और फिर वापस आएंगे अल्फा के लिए तो प्लस अल्फा, तब जाके ये थीटा मिलेगा। ओके, अच्छा, तो सर ये मेरा हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब थर्ड क्वाड्रेंट में कहानी चलेगी। ओके, तो इसको बॉक्स बना देता हूं, ये ध्यान में रखना है आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ओके, अच्छा, अब कल को सर लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करोगे, जब आपको जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट का खेल? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का खेल आपको ऐसे पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अगर ऐसा है तो थीटा आपको फोर्थ में पड़ा है, फोर्थ में पड़ा है तो कहीं ऐसा दिखेगा, यहां पे पड़ा है आपको जेड एक्स वाई। ओके, अच्छा, अगर ये जेड एक्स वाई है तो इस बार बहुत आसान है, क्यों?
क्योंकि अगर आप इस एंगल की बात करोगे तो रियल एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि नीचे आप थीटा नहीं बोलोगे, आप माइनस थीटा बोलोगे, तो इस बार आपको थीटा की वैल्यू हो जाएगी सिंपल माइनस में tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। ओके, क्योंकि इस बार ट्रायंगल में ही थीटा आ जाएगा आपको। ये देखो, ये रहा y और ये रहा x, तो ट्रायंगल में ही थीटा आ गया, लेकिन नीचे इसलिए थीटा ना बोल के अपन माइनस थीटा बोलेंगे, तो थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, कहानी क्लिक की। तो 4 क्वाड्रेंट की अलग अलग कहानी होगी। तो मतलब एक बच्चे ने बोला सर आर्ग्यूमेंट निकालना तो मेरा दूसरा काम होगा, सबसे पहला काम होना ये पता करना है कि मेरा जेड है कहां। क्या मेरा जेड फर्स्ट में है? अगर फर्स्ट में तो सिंपल बिल्कुल, सेकंड में है तो पाई में से अल्फा घटा देंगे, थर्ड है तो माइनस पाई चलेंगे और फिर वापस अल्फा आएंगे, माइनस पाई चले मतलब यहां पहुंचे, फिर यहां मेरे को पहुंचना है तो माइनस पाई चल दिए, यहां तक पहुंच गए, वापस आना पड़ेगा तो अल्फा और आना पड़ेगा, तो माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ के लिए बहुत सिंपल है, नीचे पड़ा है माइनस थीटा है आपको, ठीक है। तो ये कहानी है आपको आर्ग्यूमेंट को लेके। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन से समझ, तो आर्ग्यूमेंट को लेके बस इतना ही थ्योरी है। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आपको जिन स्टूडेंट्स को अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना तो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन से समझ जाओगे। बोला है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, आप मेरे को आर्ग्यूमेंट बताओ। तो आर्ग्यूमेंट बताने के लिए मैंने क्या बोला, सर आर्ग्यूमेंट बताना मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स पता करो कि है कहाँ, वो जिंदा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिंदा, सेकंड में जिंदा, थर्ड में कि फोर्थ में। तो वो पता करने के लिए मेरी नजर सबसे पहले एक्स और वाई पे पता चल जाएगी। जल्दी से बोलो क्या है, प्लस प्लस। अगर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में इसको बिठाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिठाओ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिठाऊंगा सर तो डायरेक्ट बोलो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई की वैल्यू बोलो, अच्छा जो भी लेना है पॉजिटिव लेना है 1, और x की वैल्यू बोलो 1, अच्छा tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 होता है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ लोगे। ओके, अच्छा इसकी बात करूं, इस कहानी की बात करूं, तो इस बार सर मेरे को x तो पॉजिटिव दिख रहा है बट y नेगेटिव दिख रहा है। अब बताओ x पॉजिटिव मतलब ऐसे ऐसे सोचा करो, याद नहीं करना, x पॉजिटिव और y नेगेटिव नीचे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट दिखेगा। तो अगर सर कहानी मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चौथे में, तो थीटा नहीं मेरा माइनस थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू बोलो माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई बोलो जल्दी से, y मतलब इमेजिनरी पार्ट पहले रखना है, तो -1 माइनस लेना है क्या, नहीं सर 1 मॉड लगा के लेना है। ओके, और x बोलो 1, तो ये भी पाई बाई 4, पाई बाई 4 नहीं माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस भी आगे पड़ा है। ओके, अच्छा इसकी बात करो, अब जैसे ही नजर पड़ी मेरी सर नेगेटिव नेगेटिव पे नजर पड़ गई कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये साइन का यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है, लेकिन क्वाड्रेंट बताते टाइम फर्क पड़ेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव तो बोलो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर सर थर्ड क्वाड्रेंट तो थीटा कैसे सोचूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट तो थीटा के लिए माइनस पाई नीचे से चलना है, माइनस पाई और फिर वापस आना है अल्फा, ठीक है। तो माइनस पाई प्लस में अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई बोलो जल्दी से, 1 1 यहां पे भी है 1 1, तो माइनस पाई प्लस में पाई बाई 4, ये आप कर लेना, माइनस पाई प्लस में पाई बाई 4। ओके, अच्छा इसकी बात करते हैं, तो यहां पे भी मेरे को प्लस, अच्छा इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सुनना इंटरेस्टिंग कहानी है ये, इसलिए बोला कि 2 क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं दिया रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो एक और कहानी सुनना इंपॉर्टेंट, अगर आप बात करोगे एक्सिस की, तो मैंने आपको बोला था ये रियल एक्सिस होता है अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के नजर से देखोगे तो, मैंने रियल नंबर्स जितने भी होते हैं, रियल पार्ट जितने भी होते हैं यहां पे होते हैं। हाँ वो बात अलग है कि पॉजिटिव वाले रियल यहां पे होंगे और नेगेटिव वाले रियल इस पे होंगे। ओके, अच्छा ये जो होता है वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, हाँ वो बात अलग होगी कि ऊपर वाले को आप पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट बोलोगे और नीचे वाले को नेगेटिव बोलोगे। मतलब सर इसका मतलब क्या, वो कहने का मतलब सिंपल हो गया, जैसे किसी ने आपको बोला कि भैया z इज इक्वल टू 5 कहां पे होगा, तो आप दुनिया को बोलोगे सर z इज इक्वल टू 5 बने तो खाली रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे होगा, यहां पे होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाले पे कहीं भी होगा। अगर किसी ने आपको बोला z इज इक्वल टू -5 कहां होगा, तो आप बोलोगे रियल वाले एक्सिस पे ही होगा बट नेगेटिव साइड होगा, मतलब इधर होगा। तो ये पढ़ा है आपको z इज इक्वल टू -5, ये पढ़ा है आपको z इज इक्वल टू 5, क्योंकि z इज इक्वल टू 5 मैंने x इज इक्वल टू 5, क्योंकि उसमें y तो है ही नहीं। अच्छा किसी ने आपको बोला z इज इक्वल टू 5 आयोटा कहां पड़ा है, तो आप बोलोगे इसमें रियल पार्ट ही नहीं है, मतलब पूरी की पूरी कहानी केवल इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस पे है इसके कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा इमेजिनरी एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव का, तो मेरा सर 5 आयोटा कहीं यहां पे पड़ा है, z इज इक्वल टू 5 आयोटा। ओके एक मिनट, z इज इक्वल टू 5 आयोटा यहां पे पड़ा है। अच्छा
किसी ने बोला सर जेड इज इक्वल टू -5 आयोटा कहां पे पड़ा होगा, तो ये भी इमेजिनरी पार्ट पे पड़ा होगा बट नेगेटिव वाले पे पड़ा होगा, जेड इज इक्वल टू -5 आयोटा। ओके, और किसी ने बोला जेड इज इक्वल टू 5 प्लस में 5 आयोटा कहां पड़ा है, तो आप बोलोगे इसमें रियल भी है इमेजिनरी भी है, और चूंकि प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे पड़ा है, यहां पे पड़ा है 5 प्लस में 5 आयोटा। तो अगर रियल और इमेजिनरी दोनों आ गया तो कहीं ना कहीं एक्सिस पे ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्पेस में होगा, और डिपेंडिंग ऑन उनके साइन वो कोऑर्डिनेट्स आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल रियल है तो रियल एक्सिस पे होगा, अगर केवल इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। अब सर ये कहानी क्यों आपने समझाया, ये कहानी इसलिए मैंने आपको समझाया, दिमाग लगाओ। अगर इस जेड की बात करोगे तो इस जेड के टाइम में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, क्योंकि एंगल आप यहीं से देख रहे हो ना, यहां से आप एंगल देख रहे हो तो इसकी एंगल थीटा है। बट अगर आप z इज इक्वल टू 5 की बात करोगे तो 5 तो x एक्सिस पे ही पड़ा है और आपको एंगल भी x एक्सिस से ही देखना है, तो सर कहीं ना कहीं z इज इक्वल टू 5 के टाइम में ना थीटा ही मेरा 0 होगा। तो अगर थीटा 0 माने आर्ग्यूमेंट 0, तो आर्ग्यूमेंट 0 होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 होगा। अच्छा सर अगर z इज इक्वल टू -5 तो उस टाइम भी थीटा 0 नहीं, क्या -5 यहां पे पड़ा है, हाँ -5 यहां पड़ा है, तो यहां से देखना है आपको, यहां से देखोगे तो 5 यहां तक चलने के लिए पाई हो जाएगा, पाई चलना पड़ेगा ना आपको। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होगा। कहानी क्लिक की कि नहीं की? ओके, अच्छा अगर सिर्फ 5 आयोटा की बात करोगे तो 5 आयोटा के लिए कहीं ना कहीं ऐसे चलोगे। ओके, ऐसे चलोगे मतलब कितना एंगल चलना पड़ेगा, यहां पे जेड पड़ा है ना मेरा, यहां पे पड़ा है, तो यहां से चलोगे तो π/2 चलना पड़ेगा, तो 5 आयोटा के टाइम में सर जेड इज इक्वल टू π/2। अच्छा इंपॉर्टेंट है -5 आयोटा। अब बोलो -5 आयोटा के लिए सर यहां पे पड़ा है मेरा -5 आयोटा, तो अगर पीछे से चलूं तो दैट इज -π/2 माइनस थीटा। ओके, कहानी समझ में आई, और इसके लिए तो थीटा। तो इसीलिए बोला कि जब भी आपको एक्सिस पे पड़ा हो, जैसे आज के दिन ये वाला जो जेड है मेरा, भले ही दिखने में आपको 1 प्लस में √2 दिख रहा है, लेकिन है तो आपको रियल एक्सिस पे ही। ओके, तो अगर रियल एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव का है तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0। कहानी क्लिक की कि नहीं की? कर गई। अच्छा इसकी बात करूं 1 माइनस में √3 आयोटा, तो अगर इसकी बात करोगे तो ये तो आपको रियल भी और इमेजिनरी भी है, प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस मतलब सर एक्स मेरा पॉजिटिव और वाई मेरा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बैठा हूं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बैठा हूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलो माइनस थीटा, मतलब माइनस tan इनवर्स में y/x। y कितना है? -√3 या √3, क्योंकि मॉड के साथ सोचना है। ओके, और अपॉन में 1, तो माइनस में tan इनवर्स √3। कहानी समझ में, √3 कितना होता है 60 डिग्री, तो -π/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करें आगे। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है z इज इक्वल टू 5। वहीं देखो ये कहानी तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। जल्दी से बोलो यहां पे क्या होगा, z इज इक्वल टू 5 के टाइम में थीटा कितना हो जाएगा 0, माने आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा 0। ओके, यहां पे बोलो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा पाई। ओके, क्योंकि -5 की बात हो रही है ना, तो -5 कहीं यहां पे पड़ा होगा, तो उसके लिए पाई आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, z इज इक्वल टू 5 आयोटा की बात कर रहे हो, तो 5 आयोटा कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव y एक्सिस पे पड़ा होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे, मतलब आपको π/2। ओके, अच्छा इसकी बात करते हैं। आओ, अगर इसकी बात करोगे तो सर तो ये तो मेरा cos थीटा प्लस आई होता है sin थीटा है, मतलब रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो जब जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी होगा तो थीटा निकलेगा। है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता सर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि यहां पे बात करोगे तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू सर sin थीटा। ओके, और नीचे बोलो x की वैल्यू cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा कितना होता है tan थीटा, तो ये लिखा है आपको tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि अगर tan इनवर्स tan थीटा तो tan से tan खत्म हो जाता है, दैट इज ओनली आंसर इज थीटा। तो सर यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा हो जाएगा। हाँ, तो हमेशा याद रखो जब भी z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माने थीटा की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको लास्ट में आज की क्लास में लूंगा जब पोलर फॉर्म पढ़ाऊंगा तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, सुनना यहां पे ध्यान से। बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में cos 6 पाई अपॉन में 5 प्लस में आयोटा sin 6 पाई अपॉन में 5। अच्छा, आपने देखा सबसे पहले 6 पाई अपॉन में 5 को
तो ये दिखा आपको कि कहीं ना कहीं ये पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा, ठीक है, ये आपको पाई से बड़ा है। और पूरी की पूरी कहानी आपको आर्ग्यूमेंट की पता है, एक इंटरेस्टिंग बात कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको सोचना है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमेशा आपको माइनस पाई से लेके पाई के बीच में सोचना है। ओके, अच्छा सर ये आपने तो मेरे को बताया ही नहीं। अब पूरी कहानी में जाके देखो, माइनस पाई से पाई के बीच में ही सोच रहे हैं अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को, लेकिन सर ये पाई से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा दिमाग लगा के, जिससे कि ये पाई से छोटा निकल जाए। तो उसके लिए क्या क्या सोचेंगे, दिमाग लगाओ। अगर ये 6π/5 है तो मैं इसको पाई प्लस के फॉर्म में सोच सकता हूं, और फिर कॉस पाई प्लस में थीटा सोच लूंगा। ओके, तो इसको अगर देखें तो ये लिखा है 1 प्लस में कॉस 6π को अगर सोचूं तो मैं लिख सकता हूं पाई प्लस में π/5। सोचो 5π प्लस में पाई 6π/5। ओके, अच्छा पाई के फॉर्म में सोचना है, प्लस में आयोटा साइन 6π/5 को देखो तो पाई प्लस में π/5, ठीक है। अच्छा ये भी पाई प्लस में π/5 हुआ। अच्छा इस 1 का तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 को तो एज इट इज लिखो। अब मेरे को जल्दी से बताओ कॉस पाई प्लस में थीटा कितना होता है। अब ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री में यहां पे आके यही भूल गए, कॉस पाई प्लस में π/5 कितना होगा। तो चलो रिवाइज करा देते हो। कॉस पाई मैंने कहां पे हो, यहां पे प्लस करने की जाती फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये लिखा है कॉस π/4, ठीक है। एक मिनट पाई पे आप यहां पे हो ना, 0 पे आप पाई यहां पे प्लस करने के साथ ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। तो ये बात हो रही है आपको थर्ड क्वाड्रेंट, एक तो चेंज नहीं होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चेंज नहीं होगी कि पाई है, एन पाई के टाइम चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही लिखोगे, ठीक है। तो एक तो लिखूंगा कॉस ही, कॉस π/5 ही होगा, लेकिन साइन के टाइम में कैसे सोचते हैं, पाई प्लस में π/5, तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका एरिया होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan का एरिया होता है, तो इसलिए माइनस। ओके, अच्छा प्लस में बात करूं आयोटा साइन, ये भी आपको π/5 होगा, चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। और ये भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, अरे पाई प्लस में π/5 तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, और थर्ड का एरिया tan का होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज tan का होता है, तो साइन भी नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे भी नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगा कि आप भूल तो गए ही होगे इतना, क्योंकि रिवाइज तो आप करते नहीं हो ना, रिवाइज करना भैया बहुत जरूरी है। फिर से आपको बता देता हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। पहला अगर अभी का चैप्टर पढ़ रहे हो, मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियोस भी बहुत सारा ला रहा हूँ, आप उसको भी देखते रहो, जिसमें मैं, क्योंकि क्लास में मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाता, टाइम जाएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आते रहता है मेरा स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे आपको सीखना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसके तो आप जैसे क्लास देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्लास देखें, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इसको लेके आप क्लास देखो, नोट्स रिवाइज करो, सॉरी इसके नोट्स रिवाइज नहीं करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो इसके नोट्स रिवाइज नहीं करो, क्योंकि ये तो आप पढ़ ही रहे हो ना, तो ये तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ, इसके जस्ट केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टडी मटेरियल से कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिवाइज कौन सा चैप्टर करना है मेरे को, पीछे वाला जो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज कहां से रिवाइज करो, नोट से, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नहीं, वो तो आपने कर लिया, ओके। और अगर नहीं किया सर, तो फिर वो आपके बैकलॉग के लिस्ट में आ जाएगा ना, और उसको फिर आप लास्ट में करना, या फिर टाइम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करना। लेकिन हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बैठ के करो। सीक्वेंस सीरीज का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालो, लेकिन इसको नहीं छोड़ो, नहीं तो पिछला चैप्टर सुधारने के चक्कर में ये चैप्टर खराब हो जाएगा आपका, और वो आपको नहीं करना है। अगर सीक्वेंस सीरीज खराब हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा लो, ओके, ये दिमाग लगाना है आपको। तो ये हुआ सर। तो इसको देख के सर, अगर मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो ऐसा मेरे को फील आ रहा था प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की, लेकिन अब की बार अगर इसके असली फोटो पे देखो तो इसका असली फोटो देख के मेरे को ऐसा लग रहा है, ये लिखा है 1 माइनस में कॉस π/5, ठीक है। अच्छा, और ये लिखा है सर मेरे को माइनस में आयोटा साइन π/5, ओके। तो कितने लोग मेरे को सोच के बता देंगे ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे कॉस π/5 रहेगा तो 1 से कम ही ना, कि कॉस की मैक्सिमम रेंज तो 1 ही होती है, तो ये कॉस π/5 की वैल्यू नहीं पता मेरे को, लेकिन रहेगा तो 1 से कम ही ना, तो 1 से कम और 1 माइनस में, तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और साइन π/5 के आगे तो ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को माइनस, तो ये तो नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है सर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जल्दी से बोलो सोच के, माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स, ओके, y/x, तो y की वैल्यू बोलो
साइन पाई बाई 5। ओके अच्छा, एक्स की वैल्यू बोलो। एक्स की वैल्यू सर 1 माइनस में कॉस पाई बाई 5। ओके अच्छा, अब इसको सॉल्व भी करेंगे, यहां पे रुकेंगे नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको पता है 1 माइनस में कॉस थीटा कुछ होता है। क्या होता है? ऊपर वाले को तो साइन पाई बाई 5 लिखा, 1 माइनस में कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सोच के देखो, कॉस में से कुछ घटा, अरे कॉस में से ऐसा फील हो रहा है कुछ घटा। ओके तो साइन बाहर निकलता है, 2 साइन स्क्वायर और पाई बाई 5 का आधा हो जाएगा पाई बाई 10। अब जैसे ही नीचे वाला पाई बाई 10 बना, ये भी अपना पंख खोलने लगेगा। कैसे खोलेगा ये अपना पंख? ये आपका साइन पाई बाई 5 दिखने लगेगा साइन 2 थीटा के फॉर्म में बच्चे को। ओके तो इसको अपन साइन 2 थीटा देखें अगर साइन 2 थीटा के नजर से, तो ये लिखा है 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा के नजर से तो ये लिखा है साइन 2 साइन थीटा माने 2 साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10। कितने लोग को समझ में ऐसा क्यों? ऊपर वाले को मैंने ऐसा क्यों खोला नीचे वाले को देख के, ताकि एक कॉस सॉरी एक साइन से साइन तो मरे, एक साइन ने एक साइन को मार दिया और ऊपर से बचा कॉस, और 2 ने 2 को मार दिया, तो कॉस पाई बाई 10 अपॉन में साइन पाई बाई 10 कहीं ना कहीं ये दुनिया को दिखा tan इनवर्स, नीचे बोलो कॉट, अब बन गया ये कॉट, क्योंकि कॉस अपॉन में साइन हो जाता है कॉट पाई बाई 10। ओके अब मन में लालच है कि सर tan से कॉट उड़ा दो ना, तो मैं बोलता हूं tan से कॉट नहीं उड़ता। आपको अगर उड़ाने का ही मन है तो आप इसको भी tan में बदलो। अब सर इसको tan में कैसे बदलेंगे? अरे इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके तो थीटा मतलब सर पाई बाई 10। ओके अरे आप सोच के देखो, पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट पाई बाई 10, क्योंकि पाई बाई 2 आप यहां पे खड़े हो, माइनस करने के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब से tan उड़ा दूं, हाँ तो अगर अब tan से tan उड़ा दूं तो मेरे पास दुनिया में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 आया। नीचे नीचे का एलसीएम से 10, तो 10 मतलब 2 5 से 10 मतलब 5 पाई माइनस मतलब 4 पाई बाई 10। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? 4 पाई बाई 10। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है z इज इक्वल टू -3 रूट 3 आयोटा, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल एंड जनरल वैल्यू। अब समझना लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल एंड जनरल वैल्यू का क्या मतलब होता है समझना। ओके जैसे आपने, और आर्ग्यूमेंट अलग होता है, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल और आर्ग्यूमेंट भी यहां पे पूछ देता हूं, तो आर्ग्यूमेंट की बात करोगे तो ये तीनों डिफरेंट होता है। कई बार आपको ये तीन चीजें पूछ देगा। तो अगर आप इस जेड की बात करोगे तो ये जेड आपको एक्स कोमा वाई यहां पे पड़ा है। ओके अगर यहां पे पड़ा है तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि ये जो होगा आपको ये थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा, तो ये वैल्यू आपको वाई है, ये वैल्यू आपको एक्स है। तो उस टाइम आप बोलोगे कि थीटा की वैल्यू ही आपको tan इनवर्स मॉड में वाई बाई एक्स है। ओके अच्छा लेकिन सर ये थीटा मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा क्या? ये थीटा मेरे को दोबारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा मिलेगा। अगर आप 2n पाई चक्कर मारो और फिर से थीटा चलो तो मिलेगा, तो हर 2n पाई पे मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये 2n पाई प्लस में थीटा करोगे वो भी सही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये वाला जो थीटा है, ओके ये वाला थीटा, ये बनेगी आपको प्रिंसिपल वैल्यू। इसको दुनिया बोलती है प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, और इसको बोलती है दुनिया जनरल वैल्यू। अच्छा तो सर ये लीस्ट वैल्यू क्या होता है, उस पर अभी आता हूं। सबसे पहले ये बताओ प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू समझ में आया कि नहीं? जिस थीटा की आप बात कर रहे हो पहली बारी जब मिला तो उसकी बात कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन, याद आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ाया था। तो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करो तो फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है? फर्स्ट टाइम सर इस थीटा पे मिल रहा है, तो वो थीटा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सेकेंड टाइम कब मिलेगा? वो सेकेंड टाइम वाला भी प्रिंसिपल वैल्यू होगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करो कि मेरे को कब कब मिलेगा ये, क्योंकि ये जेड मेरे को ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी मिला बस खत्म, ये दूसरी बारी 2n पाई का चक्कर मार के फिर से थीटा पे आओगे फिर से मिलेगा, तीसरी बारी भी मिलेगा, चौथी बारी भी मिलेगा। करने का मतलब 2n पाई चलो और जब जब थीटा प्लस करोगे तब तब मिलेगा आपको ये जेड। ओके तो 2n पाई प्लस में थीटा बना मेरा जनरल वैल्यू। ओके अब लीस्ट वैल्यू क्या है समझना। तो लीस्ट वैल्यू में हमेशा आपको कहानी 0 से 2 पाई के बीच में देखनी। जैसे इसमें समझाओ, इस सिचुएशन में समझाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों सेम है। ओके लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, इस केस में समझाऊं z इज इक्वल टू -3, तो जल्दी से मेरे को बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सर थर्ड क्वाड्रेंट है तो मेरा जेड कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहां पे, तो इस जेड की वैल्यू बोलो -3 और कॉमा -3√3, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। अगर सर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है तो ये मेरा अगर ट्रायंगल बनेगा तो ऐसा बनेगा ट्रायंगल,
ठीक, ये एंगल मेरा कहीं अल्फा होगा। अब जल्दी से मैं अगर अल्फा की वैल्यू सोचूं तो आप बोलोगे tan अल्फा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा y बाई एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है 3√3 -3, माइनस नहीं लगाते क्योंकि मॉड में बात करते हैं। ओके, और x की बात करूं तो x मेरा कहीं 3 है, 3 से 3 खत्म तो कहीं ये √3 है। √3 माने 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। ठीक, अच्छा मतलब सर ये जो एंगल है ये π/3 है। ओके, अब लीस्ट वैल्यू की कहानी बोलती है आपको कि जब भी आपको थीटा लेना है आपको पॉजिटिव रियल एक्सिस से सोचना है। जैसे अगर इसके आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट के टाइम में अपन ने ध्यान क्या दिया था कि आर्ग्यूमेंट के टाइम में अपन नीचे से देख रहे थे, लेकिन लीस्ट वैल्यू के टाइम में अपन यहां से देखेंगे। तो अगर इसकी लीस्ट वैल्यू आपको बताने जाऊं, लीस्ट वैल्यू, ओके, तो लीस्ट वैल्यू के टाइम में बोलो क्या पाई मेरे को चलना पड़ेगा, इधर से देख रहा हूं तो पाई में चला। ओके, तो पाई के साथ साथ आपको पाई और फिर मेरे को ऐड करना होगा ये अल्फा, पाई प्लस में अल्फा, और पाई प्लस में अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी है π/3, मतलब 4π/3। ठीक है, अच्छा, और फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मेरे को पता है सर प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब जब जब मेरे को फर्स्ट टाइम बताओ कब मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे को ये थीटा कब मिल रहा है, तो फर्स्ट टाइम मेरे को सर ये थीटा 4π/3 पे मिल रहा है। तो मतलब सर प्रिंसिपल वैल्यू और लीस्ट वैल्यू तो सेम टू सेम है। हाँ, तो प्रिंसिपल वैल्यू या लीस्ट वैल्यू बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम टू सेम है। तो जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है वही मेरा लीस्ट वैल्यू है। लीस्ट वैल्यू से समझ में भी आ रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल करने का मतलब कि फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है आपको जेड। ओके, तो एक मिनट, और दोनों सेम है। प्रिंसिपल वैल्यू नहीं जनरल वैल्यू पूछा था। तो अगर जनरल वैल्यू की बात करूं तो जनरल वैल्यू मतलब सर ये ओवरऑल बात करोगे तो कब कब मिलेगा, तो जनरल वैल्यू कहीं ना कहीं कहानी में अगर मैं देखूं तो सर 2n पाई चलना पड़ेगा मेरे को, और 2n पाई में हमेशा 4π/3 ऐड कर दोगे तो मेरे को ये थीटा मिल जाएगा। ओके, ये दूसरा बात रहा। और तीसरा अगर मेरे को सर आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट का खेल अलग है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब जब थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो मैं -π चलूंगा और फिर वापस आऊंगा अल्फा, तो -π प्लस में थीटा, और थीटा मतलब अल्फा कितना है π/3, तो π/3 अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये कितना हो जाएगा -2π/3। कहानी क्लिक की। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, और आया तो यहां पे काम का बात तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, पहला प्रिंसिपल वैल्यू बोलो या लीस्ट वैल्यू दोनों सेम होता है। ओके, फिर आपको जनरल वैल्यू आया, और फिर आर्ग्यूमेंट, ये तो अपन पढ़ के ही आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करूं। ओके, ये सब बात आपको कहानी ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व जेड प्लस में 3 - आयोटा इज इक्वल टू 4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4। अब ऐसे क्वेश्चन देखना कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले तो अगर मैं जेड को देखूं तो सर ये जेड नहीं है, ये है एक्स प्लस में आयोटा वाई। क्यों एक्स प्लस आयोटा वाई आपने क्यों लिख दिया जेड को, क्योंकि इसके पास में 3 - में आयोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया, तभी तो मैं इसका मॉडुलस सोच पाऊंगा इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर ऐसा है तो जल्दी से इसका मॉडुलस सोच के बताओ। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर द रूट में एक्स एक्सिस वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी वाला पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट की बात करूं तो एक्स प्लस में 3 है, तो सर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ, और इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो अगर आपने आयोटा कॉमन ले लिया तो कहीं ना कहीं y-1 का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है आपको y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा अगर ऐसा है तो अब सर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, तो इधर की बात करूंगा तो ये है x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है प्लस में y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसको सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व किया, ये जो दिया हुआ था। अब बोल रहे दोनों को मेरे को एक साथ सॉल्व करना है। अब जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तब मैं सिखाऊंगा सर्कल की इक्वेशन होती है। डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर देख के बताना कि कैसे सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या है। तो ये एक सर्कल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, जिसमें सर्कल की इक्वेशन में 2 बातें अपन सीखते हैं, एक तो सेंटर और एक सीखते हैं रेडियस। सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। तो रेडियस और सेंटर, तो रेडियस की बात करूं तो रेडियस 4 है, और सेंटर की बात करूं तो सेंटर आपको -3, सॉरी एक्स, हाँ -3, 1 है। ओके ठीक, -3, 1। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4/5।
तो अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4/5 पाई/4 को सॉरी देखोगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करने का मतलब सर tan इनवर्स y/x, हाँ tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू पाई/4। ओके सर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो इसमें क्वाड्रेंट तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट आपको जेड के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर पाई/4 देख रहे हो तो पाई/4 कहां पे होगा? पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट ही दे दिया तो थोड़ी आपको जेड के बारे में देगा, तो आप आर्ग्यूमेंट देख के सोच गए ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए मैंने tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू पाई/4 लिखा। कहानी क्लिक की। और जब आर्ग्यूमेंट ही दे दिया तो आर्ग्यूमेंट देख के नहीं आप बता दोगे पाई/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना। अच्छा तो y/x की वैल्यू बोलो, y/x कितना हो जाएगा? ये tan पाई/4 इधर जाएगा तो 1, मतलब y इज इक्वल टू x। कहने का मतलब क्या है कि जब आप अब इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे दोनों को मिला के कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन मांग रहा है। सॉल्यूशन मतलब दोनों कहां टकरा रहे हैं। जैसे सर्कल है जिसका सेंटर आपको -3,1 है, तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल वाला शेप दिया है क्या इसमें? दिया है। ओके तो सर्कल यहां पे मैं आपको बना दिया। ओके दिख रहा है आपको? अच्छा तो अगर सर ये सर्कल है तो इसमें कहानी में आपको बोला है कि -3,1 इसका सेंटर है, तो ये रहा आपको सेंटर, मैं बोला -3,1। ओके अच्छा रेडियस इसकी 4 है, 4 रेडियस है इसकी, तो ये सर रेडियस इसका 4 है। -3,1 कहां मिलेगा? ये आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे तो नहीं मिलेगा, और y इज इक्वल टू x एक लाइन है, y इज इक्वल टू x आपको लाइन पता है। अगर ये मैं आपको इसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये मेरा x एक्सिस हुआ और ये मेरा y एक्सिस हुआ, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्टी आपको 0,0 है, ठीक। हालांकि इधर होना चाहिए 0,0 क्योंकि 1,-3 है ना, तो 1,-3 मेरा थर्ड सॉरी पॉजिटिव, y मेरा x तो पॉजिटिव और y मेरा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ना चाहिए। तो ठीक है फिर भी आप समझने के लिए समझ लो, -3, मेरे को एक्सिस ऐसा बनाना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़े, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं जस्ट तो आप समझ जाओ। अब y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होगी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे ही होती है y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये सर्कल को 2 बार टच कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मेरे को निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू तब निकलेगा ना जब मैं इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स रख दूं। ओके ये जो y इज इक्वल टू एक्स है इसको उठा के मैं इसमें रख देता हूं, अगर मैं रखूंगा तो ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा जहां ये दोनों टकरा रहे हैं, ये वाली लाइन और ये सर्कल जहां पे टकरा रहे वो वैल्यू मेरे को चाहिए। तो अगर मैं सर y इज इक्वल टू एक्स यहां पे रखता हूं तो कहीं ना कहीं y की जगह मैं x रखता हूं तो यहां पे हो गया x² प्लस में 9 प्लस में 6x, ओके, प्लस में y की जगह तो मेरे को x ही रखना है, तो x² प्लस में 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 16, मतलब माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ओके तो यहां से देखो तो x² और x² तो 2x हो गया, 6x और 2x की बात करूं तो 6x और 2x प्लस में 4x हो गया, और 9 और 16 को देखो तो ये आपको माइनस का 7 हो गया इज इक्वल टू 0। ओके अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? ओके हाँ कैलकुलेशन में एक बार चेक कर रहा था, सही है। अच्छा तो अब यहां पे देखो तो मल्टीप्लाई करने पे 14 और माइनस करने पे 4, 14 और माइनस करने पे 4, तो 7 और 2 तो नहीं होगा, माइनस करने पे 4, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। वही मैं बोल रहा था 9 प्लस में 1 ऐड करना भूल गया, तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस में 16 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का 6 लिखा है। ओके अब बताओ मल्टीप्लाई करने पे कितना, 6 2 12, 12 और माइनस करने पे 4, तो मल्टीप्लाई से सोचो माइनस करने पे 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12, कौन सा 2 नंबर होगा? मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे 4, 6 और 2, 6 और 2 होगा। ओके अच्छा ये स्क्वायर है ना 2x², तो ये हो गया 2x² प्लस में 6x और माइनस का 2x माइनस का 6। ओके तो यहां से देखोगे तो पहली बारी में तो 2x कॉमन आया, 2x कॉमन आती हो गया x प्लस में 3, ठीक है, और यहां देखो तो माइनस का 2 कॉमन आया x प्लस में 3, ठीक है। अच्छा तो ओवरऑल बात करोगे तो कहीं ना कहीं 2x माइनस में 2 और x प्लस में 3, तो यहां से 2 वैल्यूज आया, एक वैल्यू आया x इज इक्वल टू -2 मैंने 2/2 1
और दूसरा वैल्यू आया x इज इक्वल टू -3। तो दो वैल्यूज आ गए मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3। देखो दो वैल्यूज आ भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं दो वैल्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कर लोगे। ओके, दोनों को बस आपको सॉल्व करना है और वैल्यूज पुट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही है, लेकिन अगले क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है। अच्छा, ये मॉड जेड नहीं है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कर लोगे, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। जेड माइनस में आयोटा, तो बोलो जेड की जगह क्या लिखूं, एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1। अब इसको देख के आर्ग्यूमेंट सॉरी मॉडुलस बोलो। मॉडुलस की बात करोगे सर तो x माइनस में 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, अच्छा, और प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहानी समझ में आई? ओके, अरे रियल पार्ट x माइनस 1 में, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर मैं अंडर द रूट को हटाऊं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2x प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कितने लोगों को दिखा, 1 ने 1 को मार दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सर मेरा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक, अब दूसरा पार्ट बोल रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फिर से मेरे को दिख गया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू tan पाई बाई 2। अब tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 लिखता हूं तो y बाई एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं tan पाई बाई 2 होगा। अब tan पाई बाई 2 को अगर मैं लिखने जाऊं तो tan पाई बाई 2, एक बच्चे ने बोला सर इनफाइनाइट होगा। हाँ, इनफाइनाइट होगा आपके लिए, लेकिन अगर मैं उसको इज्जत के साथ लिखूं तो 1/0 लिखूंगा। अरे इन्फिनिट मतलब 1/0, आज के दिन मेरे को काम में लेना, इन्फिनिट लिख दूंगा तो क्या ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो y की 0 में मल्टीप्लाई 0 होती है, x की 1 में मल्टीप्लाई x होती है, तो x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो अगर मैंने x की जगह ही 0 रख दिया तो x की 0 रखते ही ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस में 2 सॉरी x की अगर मैं 0 रख दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, एक मिस्टेक क्या हो गया क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया, आयोटा है और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो उससे एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये आयोटा है, तो आयोटा है तो एक्स स्क्वायर गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जिनको समझ में आया उनको समझ में आएगा, अगर ये आयोटा है तो फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। कैसे, मॉडुलस में चेंज आएगा ना। मॉडुलस अगर मैं निकालने जाऊं तो वो जाएगा अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा कॉमन आएगा और आयोटा के कॉमन आते y माइनस 1 होगा, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें x इज इक्वल टू 0 अगर रखना पड़े, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 पुट करते ये खत्म, ये हो गया आपको वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहानी क्लिक की। ओके, तो इसमें अगर देखो तो मल्टीप्लाई करने पे 1 और प्लस करने पे 2, ऐसा कोई नंबर तो होगा नहीं मल्टीप्लाई करने पे 1। ओके, अच्छा, इधर साइड 1 भी है ना, 1 भी है इधर। ओके, 1। ठीक, तो 1 रखने के साथ ही 1 से 1 ही खत्म हो गया, तो 1 से 1 खत्म हो गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस में 2y इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, मैंने y को कॉमन लेते हैं, ये हो गया y माइनस में 2 इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ये 2 पॉइंट्स आए मेरे। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है लॉग की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी याद करना बहुत आसान है, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वही इसकी प्रॉपर्टी होती है, बस एक दो याद रखना। जैसे आर्ग्यूमेंट में अगर किसी ने जेड बार का आर्ग्यूमेंट पूछा, मैंने कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट का आपसे आर्ग्यूमेंट मांगा, तो उसके कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो आपको माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। जैसे अगर किसी ने बोला जेड का आर्ग्यूमेंट 45 डिग्री, तो उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट आपको माइनस, वो समझ में भी आता है क्योंकि जो कॉन्जुगेट होता है वो मिरर इमेज होता है। तो अगर आपका इमेज आप अगर 45 डिग्री एक्सिस से बनाओगे तो आपका इमेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो तो -45 बनाएगा ना, समझ में भी आता है। ठीक है, तो जो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा और जो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट होगा उसमें माइनस का फर्क रहेगा, वो अपोजिट साइन के रहेंगे।
ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। ओके अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो करता है। अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है तो कहीं ना कहीं वो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस में z2 है। देखो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग में चीजें अगर मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस में हो जाता है, डिवाइड में हो तो माइनस में हो जाता है, सेम टू सेम लॉग जैसा। अगर कुछ डिग्री हो तो डिग्री आगे जंप करके आगे आ जाता है, मालिक की टोपी, मैंने आपको लॉगरिथम में सिखाया था। ओके तो n आगे आ गया। अच्छा मॉड का आर्गुमेंट सोचो क्या होगा। क्या मॉड हमेशा अपने आप में रियल नंबर होता है? तो रियल नंबर और वो भी मॉड, तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा? मॉड है ना, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये सर हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और मेरे को पता है पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा अगर आप बात करोगे तो यहां पे पड़ा होता है, और यहां पे जो पड़ा होता है उसका आर्गुमेंट तो जीरो ही होता है। ठीक, अगर किसी ने आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड पूछा तो लॉग की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके मैं आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख दूंगा। ओके और आर्गुमेंट ऑफ आयोटा मेरे को पता है यहां पे पड़ता है आयोटा पॉजिटिव वाले में, तो ये लिखा है π/2 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि इसी का पार्ट है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जेड की बात करोगे, मैंने आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके दो चीजें मल्टीप्लाई में तो मैं प्लस में कर लूंगा। अब ओमेगा का आर्गुमेंट होता है 2π/3। ओके प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये ध्यान रखना कि ओमेगा का जो आर्गुमेंट होता है वो होता है 2π/3। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करें। अब क्वेश्चन की बात, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज के क्लास में। आर्गुमेंट बेसिकली टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। मॉडुलस थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, बट आर्गुमेंट हाँ। इसके बाद जो है पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पोलर फॉर्म अपन आज के क्लास में देख लेंगे, यूलर फॉर्म और एक और आता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनल कर लेंगे। ओके तो आज का क्लास ज्यादा लेंदी होगा भी नहीं, क्योंकि अब सिर्फ पोलर फॉर्म ही रह गया है। तो इसकी बात करें तो अब देखो यहां पे देखो तो सर सबसे पहले 3 लोग मल्टीप्लाई में, तो मेरे को आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस में आयोटा, इसको ऐड कर देना चाहिए आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस में √3 से, और इसको ऐड कर देना चाहिए आर्गुमेंट ऑफ कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब जल्दी से सबका आर्गुमेंट बताओ मेरे को। ठीक है, अगर सबका आर्गुमेंट बताने जाओगे तो 1 प्लस में आयोटा का आर्गुमेंट सोचो कितना होगा, 1/1 π/4। ठीक है, अरे y और x दोनों π/1 तो π/4 होगा। 1 प्लस में √3 इसका तो सर 0 होगा, क्योंकि यहां पे पड़ा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओके प्लस में इसकी बात करोगे तो ये अपन देख के आ रहे हैं cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसका थीटा होता है, तो ये हो गया आपको π/4 प्लस में थीटा। तो देखो इसका आर्गुमेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके WBC के हो सकता है पूछ दे। ठीक है अच्छा इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करोगे तो सर तो ये आर्गुमेंट ऑफ, अगर इसको लिखने भी जाओगे 1 प्लस में आयोटा माइनस में आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस में आयोटा, एक सेकंड के लिए मैं समझ जाता हूं कि अच्छा आपको प्रॉपर्टी आती है तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये मॉड है, और आर्गुमेंट ऑफ मॉड हमेशा 0 होता है, चाहे मॉड में कुछ भी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके मॉडुलस का आर्गुमेंट 0 ही होगा, क्योंकि ये सॉल्व होके एक रियल नंबर ही तो आएगा। तो रियल नंबर आएगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे पाया जाएगा, तो उसका आर्गुमेंट तो 0 होगा, तो इसका आर्गुमेंट 0। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। कितने लोगों को पता है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं देख के सर लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ z1। ओके अच्छा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ z2 बार। अच्छा और ये सर डिवाइड में है z3, तो इसको मैं लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस के साथ। अच्छा क्वेश्चन में आर्गुमेंट ऑफ z1 को θ1 बोल रहा है, ठीक है। अब मेरे को पता है सर आर्गुमेंट ऑफ z2 बार, किसी के भी बार का जो आर्गुमेंट होता है ना, एग्जाम में बैठ के सोच रहा हूं कि आदमी का इमेज का जो एंगल होगा वो आदमी के एंगल के नेगेटिव होगा। तो आदमी का इमेज का जो एंगल होगा, क्योंकि इमेज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मिरर इमेज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है अच्छा तो आदमी का जो इमेज होगा, इसका जो आर्गुमेंट होगा वो आदमी के आर्गुमेंट के नेगेटिव होगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z2 की आप बात कर रहे हो, बस माइनस आगे लगा देना। अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, साइन बदल जाता है, और ये माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z3 को कहीं θ3 बोल रहा है। ठीक तो दिमाग बस इतना ही लगाना था, तो ये हो गया θ1 माइनस में z2 को क्या बोल रहा है θ2 माइनस में थीटा। तो ऐसा ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके WBCE में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सब करा रहा हूं, सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके अच्छा सर इसको देख के ही पता चल गया मेरे को कि आप सबसे पहली लाइन में लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस में √3 आयोटा, हाँ, और फिर थोड़ा सा आगे चल के लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा, सुनना आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा इंटू 1 माइनस में 1√3 का होल स्क्वायर। लेकिन सर अभी भी कहानी मेरी पूरी नहीं हुई, क्यों?
इसका तो चलो सही है, इसको अभी ARG क्यों लिख रहा हूं, इसका तो आर्गुमेंट में बता सकता हूं क्या, tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेचारा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर तो √3 अपॉन में 1 भी चलो लिख ही देता हूं। ओके, लेकिन ये सर अभी और खुलेगा, ये खुलेगा तो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा। ओके, और ये मल्टीप्लाई में है तो आप प्लस करोगे, और चूंकि यहां पे बाहर माइनस है तो यहां भी हालांकि माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो ब्रैकेट में लोगे तो माइनस इसको माइनस ही कर देगा, लेकिन ये है प्लस। ठीक है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ, लेकिन सर यहां पे डिग्री भी है तो डिग्री जंप करके आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी। और 1 माइनस में क्या है भैया, आयोटा √3 है क्या, 1 ही लिख देता हूं इसको, आयोटा √3। ओके ओके ओके, tan इनवर्स √3 कितना होगा, π/3 60 डिग्री। ठीक है, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा बोलो π/2, अरे 4 आयोटा यहां पे पड़ा है पॉजिटिव y एक्सिस पे, π/2। ओके, माइनस में 2 इंटू में इसका बोलो, ये तो सर कहीं मेरा फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी से बताओ, सोच के आपको टाइम दे रहा हूं, बताओ जल्दी से, प्लस x प्लस और y माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, x प्लस और y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे मेरे को भी याद नहीं, वैसे आपको भी याद नहीं करना ये सब चीज है, एग्जाम में बैठ के इसे ही सोचना है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर तो ये माइनस थीटा करवाएगा, तो माइनस tan इनवर्स y बोलो, y कितना है √3 और x बोलो 1। ओके, यहां माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मॉड के साथ बात करते हैं, हमेशा मॉड के साथ सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे सर मेरा π/3 है, माइनस का π/2 चल रहा है, माइनस में 2 और माइनस सर प्लस कर देगा, tan इनवर्स √3 की बात करोगे सर तो π/3 ही होता है, तो 2π/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। चलिए अगले में बात, अब हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, क्या लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ z - 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, सुनना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप बात करोगे इसकी, तो कहीं ना कहीं यहां से जो कोऑर्डिनेट आएगा z माइनस में 2 माइनस में 3 आयोटा का क्या मतलब है कि आज के दिन ये जो लिखा है आप इसको पढ़ो z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, ओके, z इज इक्वल टू, इसको मैंने 0 के आगे इक्वेट कर दिया, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा, जिससे मेरे को पता चल रहा है कि जो मेरे कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, तो 2,3 तो एक मिनट, 2,3 तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब यहां पे पड़ा है 2,3, हाँ 2,3 यहां पे पड़ा है, और इसका आर्गुमेंट π/3 है। ठीक है, तो सर ये z से कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा ना, कि इस बार जो बात होगा वो यहां से बात होगा। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये एक रे है, इट इज अ रे जो स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 2,3। अगर ये z नहीं होता, सिर्फ 2 माइनस में 3 आयोटा होता, ये बोलते 2 प्लस में 3 आयोटा, तो वो रे स्टार्ट होती ओरिजिन से। जैसे अभी तक जितना आर्गुमेंट पड़ा z इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 आयोटा, जितना भी आर्गुमेंट पड़ा, वो वाली जो रे है वो स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से। बट z माइनस में 2 माइनस में 3 आयोटा ये स्टार्ट हो रहा है 2,3 से। इट इज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम 2,3 विथ एंगल π/3। ठीक है, लिख देता हूं, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक, चलिए, तो ये मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। कई बार आपको बोर्ड के एग्जाम में ना, बोर्ड के एग्जाम में थ्योरी में पूछ देता है। नेक्स्ट मूव करूं, हाँ चलिए, अब आ गया इंपॉर्टेंट बात, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको ध्यान से समझना, किसी ने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको आप z इज इक्वल टू x प्लस में आयोटा y बोलते हो ना, इसको मैं आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। सुनना, किसी बच्चे ने मेरे से बोला कि सर इसको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z के फॉर्म में लिखो। उसने जिद पकड़ लिया मेरे से कि इसको मैं सर मॉड z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला अच्छा, इसको आप मॉड z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो? हाँ, मतलब x और y आप डिलीट करना चाहते हो। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक मेरी आंखें x प्लस में आयोटा y देख के आ रहा था, जिसमें x और y कौन थे? रियल नंबर्स। अब इनको रिप्लेस करके आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जिससे आपको मॉड दिखे, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दिखे और आर्ग्यूमेंट दिखे।
चूंकि आर्गुमेंट देखिए इसलिए इसको पोलर फॉर्म बोला जाता है। ओके, अच्छा आइए दिमाग लगाते हैं पूरी कहानी पे। तो अगर मैंने जेड को देखा तो बच्चे ने बोला जेड सर ये था एक्स कॉमा वाई। ओके, अगर मैं ट्रायंगल भूला नहीं हूं तो आपको पता है अगर ये ट्रायंगल है तो ये मेरा थीटा है, थीटा मतलब ये मेरा आर्गुमेंट है। अच्छा, अगर ये आर्गुमेंट है तो ये वाली दूरी आप मना नहीं करोगे सर वाई है और ये वाली दूरी मेरी एक्स है। ओके, क्या आपने फिजिक्स पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल फिजिक्स पढ़ा है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छे से, वेक्टर में भी आप सीखोगे मेरे से भी। ओके, कि अगर ये दूरी यहां से लेकर यहां तक बताओ क्या है? मॉड जेड। अरे मैंने बोला था मॉड जेड क्या होता है? ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की दूरी को ही तो मॉड जेड बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूरी पे है। तो आज के दिन ये रहा ओरिजिन और ये रहा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पड़ा है, तो इसकी डिस्टेंस तो मॉड जेड है। हाँ, तो अगर ये मॉड जेड है ना तो इसकी परछाई पड़ती है एक्स एक्सिस पे बनते हुए मॉड जेड कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, अच्छा, और जो वाई एक्सिस पे जो इसकी परछाई पड़ती है उसको अपन बोलते हैं मॉड जेड साइन थीटा। तो सर तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एक्स था उसकी जगह मॉड जेड कॉस थीटा लिख सकते हैं और जो वाई है उसकी जगह मॉड जेड साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब अब मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ, मैं एक्स की जगह मॉड जेड कॉस थीटा देखूंगा। हाँ, और आयोटा की जगह तो आयोटा ही है, आयोटा ही नहीं उड़ा देना, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं हो पाएगा, मतलब होगा लेकिन प्योरली रियल होगा। ठीक है, तो आयोटा को तो रहेगा ही रहेगा। और y की जगह सर मैं मॉड जेड साइन थीटा लिखूंगा। हाँ, फिर जाके एक बदमाश बच्चे की एंट्री हुई, बदमाश बच्चे ने बोला मॉड जेड को कॉमन लूंगा सर। ओके, और मॉड जेड का कॉमन लेने से ही अंदर मेरे को सर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होगा। ओके, अच्छा भूलना नहीं है मॉड जेड कौन है? मॉडुलस। क्या निकाल लोगे? हाँ सर ये मॉडुलस है, ये तो मैं निकाल ही लूंगा अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। ओके, ये थीटा कौन है? आर्ग्यूमेंट। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसे थीटा, हाँ फोर्थ में होता तो माइनस थीटा, थर्ड में होता तो माइनस पाई चल के अल्फा चलता, माइनस पाई प्लस अल्फा, और सेकंड में होता तो पाई चल के फिर माइनस करता, पाई माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो कॉस ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा, प्लस में साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, अब इतना देखना बच्चे को पसंद नहीं आया, उसने डायरेक्ट बोला कि जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा मॉड जेड। इस कॉस और साइन को पकड़ के उसने लिखा सी, कॉस को लिखा सी से, और बीच में आयोटा तो है ही, आयोटा को नहीं भूलना, आयोटा को आयोटा लिखा और साइन को एस लिखा। ओके, और थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके, तो मॉड जेड सिस थीटा, ये याद करने का तरीका। पोलर फॉर्म क्या होगा? मॉड जेड सिस थीटा, सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन और आर्गुमेंट ऑफ जेड। पढ़ने के लिए सिस थीटा लेकिन समझने के लिए कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, जहां थीटा क्या? आर्गुमेंट। मतलब सर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने की जरूरत पड़ गई तो मेरे को दो चीजें तो निकालना पड़ेगा, पहला आर्गुमेंट, दूसरा मॉडुलस। अब मॉडुलस के लिए तो कोई दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन आर्गुमेंट के लिए सबसे ज्यादा दिमाग तब लगाना पड़ता है ना जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं भी छलांग मारा, सेकंड थर्ड फोर्थ में मारा तो उतना परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड में मारा और थर्ड में मार गया तो थोड़ा और परेशानी होगा। तो आर्गुमेंट आपको निकालने आना चाहिए, इसलिए अभी भी आर्गुमेंट सिखाया आपको। ठीक है, चलिए, तो पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन है। फिर आज का क्लास तो बहुत छोटा हो गया, और कुछ क्वेश्चन लेना चाहिए था आज के क्लास में। चलो नेक्स्ट क्लास में पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म दोनों साथ में ही आएगा, दोनों को साथ में कंप्लीट कर देंगे। ओके, किसने बोला इसको पोलर फॉर्म में? तो जल्दी से इसका मॉड जेड बोलो। मॉड जेड क्या होगा? √2, 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर √2। ओके, आर्ग्यूमेंट बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो कौन से क्वाड्रेंट में है? अब जल्दी से बताना है क्वाड्रेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव माने फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट माने माइनस थीटा, मतलब माइनस tan इनवर्स। ठीक है, और दोनों 1 है, दोनों 1 देखो तो डायरेक्ट π/4 लिखो। ठीक, तो माइनस का π/4। तो अगर माइनस का π/4 है तो बोलो क्या होता है मेरा? जेड सिस थीटा, मॉड जेड सिस थीटा। तो मॉड जेड की वैल्यू √2। ठीक, सिस थीटा मतलब CIS लिख दो और थीटा मतलब माइनस π/4। ओके, अब अगर किसी ने इसको अच्छे से लिखने के लिए बोला, उसको सिस समझ में नहीं आ रहा है, तो √2
कॉस थीटा मतलब कॉस माइनस पाई बाई 4। अब बताओ कॉस तो अंदर खा जाएगा, पाई बाई 4 ही होगा, ठीक है। और ये साइन बाहर फेंक देगा तो माइनस में आयोटा साइन पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा, यानी अब इसको कॉस पाई बाई 4 ही लिखना है, ये नहीं कि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू रख देना, क्योंकि सामने वाले को पोलर फॉर्म में कॉस और साइन दिखना चाहिए, ओके। यानी कि कॉस पाई बाई 4 की चलो वैल्यू आती है तो मैं लिख देता हूं, ऐसा नहीं, ओके। चलिए, ओके ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगला। क्योंकि अगर आपने पाई बाई 4 का वैल्यू रख दिया तो सोचो ये 1/√2, ये -1/√2, √2 से √2 खत्म, ये फिर से ओरिजिनली इसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो सामने वाले को थीटा दिखाना है, तभी तो पोलर फॉर्म में बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। क्या ये भी कर लोगे खुद से? z = 5 ये भी कर लोगे। मॉड जेड बोलो जल्दी से, इसका मॉड जेड क्या होगा? 5, 5 का स्क्वायर रूट के अंदर 5 ही होगा, तो मॉड जेड की वैल्यू 5, तो ये होगा 5 सिस थीटा। सिस थीटा की वैल्यू बोलो, इंटरेस्टिंग, 0, ऐसे दिखाना है 5 सिस 0, ओके। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की बात करो तो फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। दिया हुआ z = -5 कॉस 40 डिग्री माइनस में आयोटा साइन 40 डिग्री है क्या? माइनस में आयोटा साइन 40 डिग्री, ठीक है। कॉस 40 डिग्री को ऐसे लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आपकी नजर इस बात पे पड़ी कि सर ये मॉडुलस होता है, और मॉडुलस -5 क्या कर रहा है? वो तो पॉजिटिव होता है ना। ये आपको मॉड जेड है, और मॉड जेड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जब जब जिएगा पॉजिटिव बन के जिएगा। तो किसी ने इसको नेगेटिव कर दिया है, पॉजिटिव रहेगा, तो किसी ने इसको नेगेटिव कर दिया। वैसा इसलिए नेगेटिव किया ना, किसी ने बाहर के माइनस को, अंदर के माइनस को बाहर कॉमन खींच लिया। तो अगर आप इसको माइनस देने जाओगे तो ये लिखा है 5, और इसको माइनस दोगे तो ये हो जाएगा कॉस के अंदर। अब सोचो 40 डिग्री को अपन इसके आगे माइनस लगाए तो ये हो गया माइनस का कॉस 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और यहां पे अगर देखो तो ये हो गया सर प्लस में आयोटा साइन 40 डिग्री, क्योंकि माइनस को मैंने अंदर ले लिया, इसने बाहर कॉमन लिया तो मैंने अंदर ले लिया। अभी भी ये पोलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि पोलर फॉर्म में कॉस थीटा पॉजिटिव का होता है, साइन थीटा भी पॉजिटिव का होता है, और सिस थीटा में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। माने कॉस भी पॉजिटिव का होता है, साइन भी पॉजिटिव का होता है। सर आज के दिन कॉस नेगेटिव का है। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना है तो फिर पाई के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। ये जो लिखा है वो लिखा है आपको कॉस पाई माइनस में 40, तो पाई माइनस में 140 डिग्री अपन बोल सकते हैं, तो 180 माइनस में, अब ये डिग्री में बात करें तो मैं भी डिग्री में बात करूंगा, रेडियन में नहीं बात करूंगा। क्या मैं 180 माइनस 140 लिख दूं? सोचो, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई पे कहां पे हो? यहां पे, माइनस करने के साथ आप पढ़ोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है? साइन का। तो साइन तो पॉजिटिव होगा बट कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस 180 माइनस 140 इज माइनस कॉस 40 डिग्री, ठीक है। प्लस में आयोटा साइन, इसको लिखने जाऊं तो इसको लिख दूंगा मैं 180 माइनस में 40 डिग्री, ओके। अब इसमें सर नहीं आएगा क्या माइनस? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन पाई पे आप कहां खड़े हो? सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। और माइनस करने के साथ, सॉरी 180 पे आप यहां पे खड़े हो, माइनस करने के साथ आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड तो साइन का एरिया होता है तो पॉजिटिव भी होगा। कुछ बच्चे को अगर ये सभी चीजें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं पढ़ा है। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर तो आपको नहीं समझ में आएगा ना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कौन से चैप्टर की एंट्री कहां करा देगा ये ना आपको पता है ना मेरे को पता है। तो ये लिखा है कॉस 140 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 140 डिग्री। अब जाके पोलर फॉर्म हुई सर, तो पोलर फॉर्म की सुंदर फोटो रहेगी तभी पोलर फॉर्म रहेगा। तो सिस 140 डिग्री, ठीक है। और कुछ बोल रहा था क्या? नेक्स्ट और भी कुछ था क्या? हाँ, Z1 इज इक्वल टू R1 cos थीटा 1, Z1 इज इक्वल टू दिया है R1 cos थीटा 1, ठीक है। Z2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा 2, Z2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा 2, ठीक। आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ Z1 डॉट Z2। अच्छा आइए Z1 डॉट Z2 पता करते हैं, तो बहुत आसान है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ। तो Z1 डॉट Z2 की बात करोगे तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो R1 की मल्टीप्लाई होगी cos थीटा 1 से, और R2 की मल्टीप्लाई होगी cos थीटा 2 से,
ठीक है, बस थोड़ा ध्यान दे दूं, कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू नहीं दे, सिस थीटा वन और सिस थीटा टू दिया, वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता फिर। सिस थीटा वन और सिस थीटा टू दिया है, ठीक। ओके, आर वन सिस थीटा वन दिया है और आर टू सिस थीटा टू दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे हो गया सिस थीटा वन और यहां पे हो गया सिस थीटा टू। अब जिनको पता है सिस का मतलब क्या होता है, मतलब ये लिखा है आपको आर वन कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा वन, आयोटा साइन थीटा वन, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ये कहानी चल रहा है। ओके ओके ओके, ध्यान लगाना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, हो सकता है कुछ रिजल्ट आए तभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आर टू की बात करो तो हो गया आर टू कॉस थीटा टू प्लस में आयोटा साइन थीटा टू। ओके, किसी को तकलीफ ना हो तो मैं आर वन आर टू को बाहर मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मैंने आर वन इंटू आर टू लिख दूं। हाँ, अब पूरी पार्टी को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कॉस थीटा वन की कॉस थीटा टू से मल्टीप्लाई होगी, कॉस थीटा वन की कॉस थीटा टू से मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ओके, अच्छा, फिर सर कॉस थीटा वन की आयोटा साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ओके ओके ओके, अच्छा, फिर आयोटा साइन थीटा वन की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो आयोटा साइन थीटा वन इससे मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा टू। ओके, अच्छा, फिर प्लस में आयोटा की इससे मल्टीप्लाई, मेरे को पता है सर आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर होती है, ये बात तो मैं भूला नहीं हूं, तो माइनस में आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का वन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। अच्छा, अब जिसको पता है उसको दिख रहा है एक बात कि कहीं ना कहीं पूरी कहानी में सर आर वन आर टू तो चलो ठीक है, यहां से अगर मैं इसकी सुंदर फोटो बनाने जाऊं तो कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा टू माइनस में साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। ओके, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, क्योंकि कॉस में साथ साथ सॉरी साइन का होता है, साइन में साथ साथ खेलते हैं, कॉस में अलग अलग, ऐसा मैंने आपको सिखाया था, साथ साथ खेलते हैं मतलब साइन और कॉस दोनों, और कॉस में अलग अलग, मैंने पहले कॉस खेलेगा फिर साइन, तो कहीं ना कहीं कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस थीटा वन। ओके, और अगर माइनस है तो यहां पे प्लस होता है, ये लिखा कॉस थीटा वन प्लस में कॉस थीटा टू, दिख तो रहा है ना आपको, यहां से सेपरेट कर लेता हूं। ओके, दूसरा पेन, ओके, यहां से सेपरेट कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, फिर सर मैंने इसको और इसको इसको और इसको सोच लिया, रियल पार्ट को मैंने सोच लिया, अब प्लस में आयोटा को कॉमन निकाल के ये बताओ किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा टू प्लस में साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। ये तो मेरे को सर साइन लग रहा है, साइन में साथ साथ खेलते हैं, तो ये मेरे को दिख रहा है सर साइन थीटा वन प्लस में थीटा टू, तो ये तो सर एक रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, क्या कि अगर आप z1 डॉट z2 की बात करोगे तो वो r1 डॉट r2 सिस थीटा वन प्लस थीटा टू आ रहा है, तो अगर आप z1 डॉट z2 की बात कर रहे हो, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो पोलर फॉर्म में दोनों का मॉडुलस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने r1 डॉट r2, ओके, मैं r1 डॉट r2 नहीं लिखता हूं, मॉड z1 लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, दोनों का मॉडुलस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके, और सिस और दोनों का आर्ग्यूमेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा वन प्लस में थीटा टू। सेम चीजें अगर आप डिवाइड करते हो z1 अपॉन में z2, तो दोनों का मॉडुलस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और सिस थीटा वन और दोनों का आर्ग्यूमेंट घट जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कैसे आया मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आज का क्लास आई गेस खत्म होता है, बहुत ही छोटा क्लास था आज का और बहुत ही आसान चीजें अपन ने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, ये और सभी चैप्टर जैसा बहुत दिमाग नहीं लगवाता आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, अभी अच्छा क्वेश्चन नहीं किया पोलर फॉर्म का, तो पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन, यूलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन, तो अगला क्लास थोड़ा लेंदी हो सकता है। ओके, तो आज के क्लास तक अपन कॉम्प्लेक्स नंबर 90% भैया कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे एंड से मैंने 90% कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर दिया, एंड का जो 10% है वही यूलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगा, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत आसान होता है, ओके, वो ट्रिक से सिखा दूंगा आपको, ठीक। फिर अपन मूव करेंगे बीटी पे, बाइनोमियल थ्योरम पे, और बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, ये एक मेरा बॉक्स होता है
जो तीनों चैप्टर अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कॉमन रखता है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी फॉर्मूला पढ़ोगे, जितनी भी चीजें पढ़ोगे, वो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम में आएगा। ओके लेकिन वो ये चैप्टर अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है और इससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत आपको प्रोबेबिलिटी। तो तीनों बॉक्स कंप्लीट करके फिर अपन कैलकुलस पे मूव कर जाएंगे। 12th का जो पोर्शन, 11th का पोर्शन लगभग लगभग आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के, वो बहुत बड़ा है। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो, सपोर्ट करते रहो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाके जरूर देखो, चैनल पे जे रिलेटेड, WBJ रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्स रिलेटेड मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा चैनल से। चैनल पे बने रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।